वैसे तो दुनिया में हर रोज़ हर कोने में कहीं ना कहीं कोई बड़ा क्राइम होता रहता है। आप देखते होंगे कि रोज़ आपको एक ऐसी घटना ज़रूर सुनने को मिलती होगी जिसमें आपको सुन करके या फिर देख करके या पढ़ करके लगता होगा कि ये जो क्राइम है ये बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा घिनौना क्राइम आप इसको कह सकते हो। और आज केस 91 के इस एपिसोड के अंदर हम आपको एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाले केस के बारे में बताएंगे। तो कहानी है दिसंबर 2022 की। झारखंड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर प्रकाश अपनी कार से पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां जाकर के कहते हैं कि मेरी कार की डिग्गी में एक लाश है और प्रकाश की गोद में एक 3 साल की बच्ची भी थी। पुलिस वाले जैसे ही कार को जाकर के देखते हैं, डिग्गी को खोलते हैं तो वाकई कार की डिग्गी में एक लाश थी, जिसे देख करके पुलिस वाले एक बार तो सुन्न रह जाते हैं कि कोई इंसान इस तरीके से किसी लाश को डिग्गी में रख करके कैसे ला सकता है। जबकि वो जो लाश थी वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त तरीके से थी, जैसे कि उसको आनन फानन में कार की डिग्गी में रखा गया हो, पूरी तरीके से खून से लथपथ। और वो लाश किसी ऐरे गहरे इंसान की नहीं बल्कि झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली जानी मानी एक्ट्रेस रिया कुमारी की थी, जिसे कि ईसा आलिया के नाम से जाना जाता था। पुलिस सबसे पहले लाश को निकाल करके स्ट्रेचर पर रखती है और उसके बाद में जांच शुरू करती है। सबसे पहले प्रकाश का बयान लिया जाता है तो वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है, यानी कि जो ईसा आलिया थी उसके बारे में बताता है कि ये मेरी वाइफ है और इसे रास्ते में लुटेरों ने मार दिया और मैं वहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचा करके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं पास ही में कोई मदद ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई मदद नहीं मिलती। दूर जाता हूँ लगभग 8 किलोमीटर दूर और वहाँ जा कर के मुझे कुछ लोग मिलते हैं जो कि मेरी हेल्प करते हैं और उसके बाद में मैं आपके पास पहुँचता हूँ, यानी कि पुलिस स्टेशन में पहुँचता हूँ। वो रो रहा था, बिलख रहा था, चीख रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसको अपनी पत्नी की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है। उसकी गोद में एक अपनी 3 साल की बच्ची भी थी जो कि कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जांच के पहले पड़ाव में पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे कि अगर किसी लुटेरे ने इनको मारा है तो फिर दोनों यानी कि बाप और बच्ची को कैसे छोड़ दिया। और दूसरी बात, लुटेरे जब लूट करने के लिए ही आए थे तो उन्होंने हत्या क्यों की। और तीसरी बात कि क्या वाकई में लूट जैसी कोई घटना हुई भी है या फिर नहीं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए पुलिस को आगे जाना पड़ता। जिस जगह पर ये सारी चीज़ें हुई हैं, जो घटना हुई है उस जगह पर जाना पड़ता, वहाँ पर जाकर के तहकीकात करनी पड़ती। तो इसके लिए पुलिस वहाँ से निकलती है, प्रकाश को अपने साथ लेती है और उस जगह पर पहुँच जाती है जांच पड़ताल करने के लिए। रिया कुमारी यानी कि ईसा आलिया झारखंड की मशहूर एक्ट्रेसेज में से एक थी। उसने कई सारी फिल्मों में म्यूजिक वीडियोज़ के अंदर काम किया था, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्री के अंदर उनको जानते थे, जान पहचान अच्छी थी और इसीलिए इंडस्ट्री में काम करते करते एक दिन उनकी मुलाकात प्रकाश से होती है। यही डायरेक्टर प्रकाश जो कि डिग्गी में उसकी लाश लेकर के आया था। दोनों में अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। फिर उसके बाद में कई प्रोजेक्ट्स पे दोनों साथ मिल करके काम करते हैं। दोनों आपस में नज़दीकियाँ बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे नज़दीकियाँ प्यार में बदल जाती है और दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद में उनकी एक बच्ची होती है और तीनों मिल करके रांची के हजारीबाग इलाके में रहने लगते हैं। वहां पर रहते हुए भी ईसा फिल्मों में काम करना जारी रखती है और इसीलिए दिसंबर 2022 के अंदर ईसा को अपनी एक नई फिल्म मिलती है। फिल्म का जो डायरेक्टर था वो कोलकाता में रहता था, इसीलिए ईसा अपनी कॉस्ट्यूम बनवाने के लिए या फिर कॉस्ट्यूम लेने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए कोलकाता जाने के लिए रवाना होती है। वो जाती है 27-28 दिसंबर की रात को। लेकिन अफसोस कि उसका ये सफ़र कभी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि रास्ते में ही उसी दिन या फिर कहें कि उसी रात उसका कत्ल हो जाता है। और जांच के लिए पुलिस सबसे पहले डायरेक्टर प्रकाश का बयान लेती है। डायरेक्टर प्रकाश अपने बयान में बताते हैं कि घटना के समय वो रांची हावड़ा हाईवे के बगनान इलाके में थे। वो जैसे ही वहाँ पर एक सुनसान जगह देख करके टॉयलेट के लिए उतरता है, तुरंत वहाँ पर कुछ लुटेरे आते हैं जो कि हथियारों से लैस थे। आकर के सबसे पहले मेरा पर्स छीनने की कोशिश करते हैं। मेरा पर्स छीनने के बाद में कार के अंदर देखने लगते हैं, वहाँ पर लूटपाट करने लगते हैं। जैसे ईसा इनका विरोध करती है तो सबसे पहले ये ईसा के ऊपर गोलियां चला देते हैं। जैसे ही लुटेरे ईसा के ऊपर गोलियां चलाते हैं तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर देता हूँ। मेरे शोर करने से वे वहाँ से भाग जाते हैं। मैं तुरंत जाकर के ईसा को उठाता हूँ, संभालता हूँ, गाड़ी में बिठाता हूँ और उसके बाद में मदद के लिए निकलता हूँ। आसपास कहीं भी मदद नहीं थी, इसलिए 8 किलोमीटर दूर जाकर के मुझे कुछ घर मिले, कुछ लोग मिले, उनसे मदद ली, जानकारी ली। उसके बाद में जाकर के मैं
पुलिस स्टेशन पहुंचा। तो ये था शुरुआती बयान जो कि डायरेक्टर प्रकाश ने दिया था। जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो वहां पहुंचने के बाद में प्रकाश उनको लुटेरों के आने की और भागने की दिशा बताते हैं कि इस तरफ से लुटेरे आए थे और इस तरफ से भागे थे। इस चीज़ की जांच करने के लिए पुलिस आसपास देखती है 1-2 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या। तो पुलिस को वहाँ पर एक फैक्ट्री मिल जाती है जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए थे जो कि रोड के ऊपर अपनी निगरानी रखे हुए थे। तो पुलिस उन सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज चेक करती है और जब पुलिस वाले उन फुटेजेस को देखते हैं तो उनको चौंकाने वाली बात पता लगती है कि जिस समय पर प्रकाश ये सारी चीज़ें बता रहा है, जिस समय ये घटना हुई उस समय वहाँ पर कोई ऐसी हलचल नहीं थी। ना तो कोई वहाँ पर गया था उस रास्ते से, उस दिशा से, और ना ही कोई उस दिशा से भागा था। तो फिर क्या प्रकाश यहाँ पर झूठ बोल रहा है। लेकिन इसके बाद में भी पुलिस जांच करना जारी रखती है और क्राइम सीन के ऊपर फॉरेंसिक टीम बड़ी बारीकी से जांच करती है और वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर कोई भी बुलेट का फ्रंटल तक नहीं था जो कि आमतौर पर गोली चलने के बाद में गिरता है। जबकि प्रकाश के बयान के अनुसार गोली चलाए जाने के तुरंत बाद ईसा ज़मीन पर गिर पड़ती है। तो वहाँ पर ना कोई खून के धब्बे मिले, ना कोई बुलेट फ्रंटल मिला। इससे पुलिस का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। जांच की अगली कड़ी थी वो कार जिसके अंदर प्रकाश ईसा की लाश को लेकर के गया था। तो फॉरेंसिक टीम उसके बाद में कार के अंदर जांच करने लगती है। कार की हालत बहुत ज़्यादा बेतरतीब थी। पिछली सीट पूरी तरीके से खून से सनी हुई थी। ईसा को भेजे में गोली लगी थी, इसलिए उसके भेजे के कुछ चिथड़े कार की सीट पर लगे हुए थे और फॉरेंसिक टीम को कार के अंदर ही बुलेट का फ्रंटल पार्ट भी मिल जाता है। प्रकाश के द्वारा दिया गया बयान और घटना पर मिले सबूत तालमेल नहीं खा रहे थे, इसलिए पुलिस का शक प्रकाश के ऊपर अब सीधे तौर पर जाने लगा था। और पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ईसा को जब गोली लगी थी तो उसके बिल्कुल दिमाग के सटाकर गोली मारी गई थी, जबकि यहाँ पर प्रकाश का कहना था कि लुटेरों ने ईसा को हड़बड़ाहट में गोली मारी थी। लेकिन जो पोस्टमार्टम में सामने आया उसके अनुसार गोली बहुत ही कंट्रोल में मारी गई थी, इसीलिए गोली जिस तरफ से चली थी उस तरफ से दिमाग को चीरते हुए दूसरी तरफ जा निकली थी। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगी हुई हो, मतलब कि बहुत ही कंट्रोल सिचुएशन में बिल्कुल सोच समझ करके और आराम से मारी गई हो। इसके अलावा एक और जो शक की सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि प्रकाश ने अपने बयान में कहा था कि मुझे 8 किलोमीटर दूर जाकर के हेल्प लेनी पड़ी, यानी कि आसपास कोई नहीं था जो मेरी हेल्प कर सके, इसलिए मैं 8 किलोमीटर दूर गया। लेकिन प्रकाश का ये बयान भी झूठा साबित होता है, क्योंकि उस समय घटना स्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ट्रैफिक पुलिस की एक चेक पोस्ट थी जहां पर पुलिस वाले मौजूद थे। अगर वो सच में मदद के लिए जाता तो उसे 100 मीटर दूरी पर ही वो चेक पोस्ट ज़रूर मिलती, लेकिन शायद वो वहाँ पर गया ही नहीं और अपनी झूठी कहानी बना करके पुलिस वालों को बताने लगा। ये चीज़ अब लग रही थी पुलिस को। अब ईसा की मौत को महज एक दिन ही हुआ था, तभी ईसा के परिवार वालों ने प्रकाश के खिलाफ शिकायत दर्ज करी कि इसी ने ईसा का मर्डर किया है। उन्होंने बताया कि प्रकाश बार बार ईसा के साथ मारपीट किया करता था और उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया करता था। अब ये सारे एविडेंसेस बहुत थे कि प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया जाए और इन्हीं सारे एविडेंसेस के बेस पर प्रकाश को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। पुलिस जैसे ही प्रकाश को अपनी कस्टडी में लेती है तभी से प्रकाश लगातार ये बात बोल रहा था कि मैंने ईसा का मर्डर नहीं किया, मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया। बट कंटिन्यूसली जब प्रकाश यही सारी चीज़ें बार बार दोहराता रहा तो पुलिस को अपनी सख्ती बढ़ानी पड़ी और जैसे पुलिस थोड़ी सख्त हुई तो प्रकाश उनके सामने टूट गया और प्रकाश ने यहाँ पर कन्फेस कर लिया। और प्रकाश के द्वारा किए गए कन्फेस के मुताबिक वो ईसा की हत्या का प्लान पहले ही बना चुका था। कुछ दिनों पहले फेसबुक के जरिए उसकी मुलाकात एक मोहित नाम के शख्स से हुई थी जो कि धीरे धीरे उसका दोस्त बन चुका था। उसी ने प्रकाश को इस सारी घटना के लिए हथियार उपलब्ध करवाए थे और इसी के साथ इस कत्ल में प्रकाश का भाई संदीप भी शामिल था। इन दोनों ने मिलकर के ही ये सारी कत्ल की कहानी रची थी और घटना को लूटपाट बताने का प्लान भी बनाया था। और मैं 24 आवर्स के अंदर हावड़ा पुलिस ने इस कत्ल से जुड़े तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब जब ये पता लग चुका है कि ईसा की हत्या किसने की तो पुलिस के सामने सिर्फ एक सवाल बचा था कि आखिर प्रकाश ने अपनी ही वाइफ को क्यों मारा, अपनी ही वाइफ की जान क्यों ली। तो दरअसल ईसा से शादी करने से पहले ही प्रकाश की एक और वाइफ थी जिससे प्रकाश को 2 बच्चे थे, लेकिन इस बात का पता ईसा को यहाँ पर नहीं था। जैसे ही ईसा को इस चीज़ का पता लगता है तो दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं, घर के अंदर हंगामा होने लगता है और कभी कभी तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी होती थी कि घर के अंदर मारपीट भी होती थी। दोनों का झगड़ा अक्सर इस लेवल पर पहुंच जाता था कि प्रकाश अपनी वाइफ ईसा के साथ में मारपीट किया करता था। इस झगड़े को लेकर के रांची के हजारीबाग में पंचायत भी बैठी थी और पंचों ने फैसला किया था कि प्रकाश अपनी दोनों वाइफ को बराबर का हक देगा।
लेकिन फिर भी ईसा इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार प्रकाश को अपनी पहली पत्नी से मिलने जाने से रोका करती थी, जो कि इस पूरी लड़ाई की जड़ बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश को भी अपनी पत्नी ईसा के खुले मिजाज होने का और मूवीज़ में काम करने से बहुत ज़्यादा नफरत थी। वो अक्सर अपनी वाइफ ईसा को लोगों से मिलने जुलने से और पार्टीज वगैरह करने से रोका करता था। और इन सारे विवादों के बीच में प्रकाश की दिक्कतें तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब फिल्मों में लगाए उसके सारे पैसे डूब जाते हैं और उसके सर पर लगभग 30 लाख का कर्ज हो जाता है। ये कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और इसी तरीके से प्रकाश दिक्कतों में फंसता हुआ जा रहा था। लेकिन उसकी पत्नी ईसा के पास में लाखों करोड़ों रुपए होने के बावजूद वो प्रकाश की हेल्प नहीं कर रही थी और ईसा के नाम पर बहुत सारे इंश्योरेंसेज भी थे। इसीलिए प्रकाश को ये आइडिया आता है कि अगर मैं अपनी पत्नी ईसा को मार देता हूँ तो सारे इंश्योरेंसेज के पैसे मुझे मिल जाएंगे और इसकी संपत्ति पर भी मेरा ही अधिकार होगा। इसीलिए प्रकाश अपनी वाइफ को मारने की साजिश रच लेता है। इसके लिए वो पूरी प्रॉपर तैयारी करता है। पहले हथियार जुटाता है, इसके बाद में झूठ मूठ की कहानी बनाता है ईसा को कोलकाता ले जाने की और इसी बहाने रास्ते में ले जा करके ईसा की हत्या कर देता है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश और उसके भाई संदीप के द्वारा रची गई साजिश में इतना दम नहीं था कि वो पुलिस को चकमा दे सके और इसीलिए मात्र चंद घंटों में ही इस पूरे राज का खुलासा हो जाता है और पुलिस यहाँ पर प्रकाश, उसके भाई संदीप और जो दोस्त मोहित था जिसने हथियार दिए थे, तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद में ईसा के शव को परिजनों को सौंपा जाता है। परिजन अपने पैतृक गांव चौपारण में ईसा के शव को ले जाते हैं जलाने के लिए, लेकिन वहां पर उनको शव को नहीं जलाने दिया जाता है क्योंकि गांव वालों का कहना था कि ईसा ने दूसरी जाति में जाकर के शादी की थी जिसके खिलाफ पूरा गांव था और इसीलिए वो ईसा के शव को वहां पर जलाने देने से इनकार कर देते हैं। और फिर कई विवादों के बीच में ईसा के शव को वापस हजारीबाग लाया जाता है जहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जाती है।